तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट जो है सरफेस टेंशन। जैसे कि आप जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का ये तीसरा पार्ट है ना। 3 पार्ट्स में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट है। एक था हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा था हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसके पर हम लोग लास्ट क्लास में दिया सेशन कंप्लीट हुआ, और ये आखिरी आखिरी पार्ट क्या है, सरफेस टेंशन। इस रीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे स्टेट बोर्ड में, है ना। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है आपको। ओके, चलिए उधर बैठ जा। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पिछले कॉन्सेप्ट से अलग है, इंडिपेंडेंट है थोड़ा सा ये। तो देखो बेटा, यहां पे सरफेस टेंशन समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है। पहले हमें सबसे पहला एक टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ रहा है इसी तरह का, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक किस्म का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। याद है फंडामेंटल फोर्सेस 4 पार्ट कौन कौन से थे वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमारे आसपास जितने भी फोर्सेस है, इन चारों में से किसी एक का हिस्सा है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये कहां का है? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा है। कैसे है, क्या है, बहुत ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर ही पढ़ना है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड और रिपल्शन। द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the molecules of any matter, between the molecules of any matter is called as intermolecular forces. तो मैं यहां लिखूंगा the force of attraction or repulsion between the molecules of any matter is called as intermolecular forces. It's called as intermolecular forces. ये फोर्स जो है एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक नहीं लगता। ये अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब होंगे तो ही लगता है। इस फोर्स की खासियत ये है, जब ये दूर होता है तो ये अट्रैक्ट करता है, और जब आप बहुत ज्यादा करीब लाने की कोशिश करते हैं तो ये रिपेल करता है। ये खासियत इसकी, स्प्रिंग के जैसा फोर्स होता है ये। इस फोर्स के 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है इस फोर्स के। एक है आपका कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है आपका एडेसिव फोर्स। माशाल्लाह आप लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में, नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, चलो नोट्स को बंद कर दो फिर थोड़ी देर के लिए, है ना। अब यहां पर ये फोर्स 2 टाइप के होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या चीज होता है? The force of attraction or repulsion between the molecules of same kind. Between the molecules of same kind. मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल H2O और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कोहेसिव फोर्स, क्योंकि दोनों भी सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया ना भाई बात? फिर एडेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो हम लोग कहते हैं आपका एडेसिव फोर्स। एक एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है, बोलो कौन सा? ठीक है, आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल है इसका, एडेसिव फोर्स का? जीता जागता एग्जाम्पल, मुझे मत देखो, मैं नहीं हूं।
एडहेसिव फोर्स का जीता जागता एग्जांपल, इंक ऑन द बोर्ड। अरे भैया इंक, इसका मॉलिक्यूल कुछ अलग मटेरियल से होगा ना, लकड़ी कुछ अलग मटेरियल से है ना, मगर ये फिर भी चिपके हुए हैं ना आपस में, सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा जो उनको पकड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए ये एक एग्जांपल हुआ आपका एडहेसिव फोर्स का, है ना। आया उसको समझ में। और फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझना हमको जरूरी है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब किस रेंज तक या किस लिमिट तक मॉलिक्यूलर फोर्स जो है इफेक्टिव होता है, यहां तक कि अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इसके आगे वो नहीं लगने वाला। तो उसका रेंज होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर तक। सिर्फ यहां तक के ये मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है। इसके आगे का डिस्टेंस अगर तुमने चूज करे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बात समझ में। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, असर का दायरा, है ना। उसको उर्दू में अगर शायद मैं उर्दू नहीं जानता है भाई, अपने मन से बोल दे रहा ठीक से, है ना। शायद अब मेरे को लगा इन्फ्लुएंस मतलब असर होता, स्फीयर को शायद से दायरा बोलते हैं ना, गोला बोलते, क्या बोलते स्फीयर को उर्दू में क्या बोलते हैं? अरे उर्दू वाला नालायक हो, उर्दू भी नहीं आती तुमको, दायरा ही बोलते हैं ना। तो असर का दायरा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो भाई ऐसा है कि भाई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा है थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को मॉलिक्यूल पकड़ूं, है कि नहीं। मैं दूसरे मॉलिक्यूल को कब अट्रैक्ट कर पाऊंगा? जब वो मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए। यहां आ जाएगा, मान लो ये रेंज 10⁻⁹ मीटर है, ये भी 10⁻⁹, ये यहाँ इतने में कोई भी मॉलिक्यूल आया तो मैं उसको क्या कर लूंगा? अट्रैक्ट कर लूंगा। तो अगर ये सभी लोकस को, सभी पॉइंट्स को जोड़ के मैं एक बनाता हूं शेप उसका, तो वो शेप कैसा निकलेगा? स्फेरिकल। इस स्फीयर के अंदर ये मॉलिक्यूल है ना, और उसके आसपास का ये इलाका है, और वो इलाका कौन से शेप में है? स्फेरिकल शेप में, जिसका रेडियस कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर के आसपास। रेडियस कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर के आसपास। इस इलाके में कोई भी घुसा मॉलिक्यूल, दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल घुसा, तो उसको क्या फील होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो इलाका अपन ने बनाया है, इसका शेप कैसा है? बहुत अच्छा है। अबे स्फीयरिकल शेप है, और ये जो स्फेरिकल शेप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आई बात समझ में आपको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आई बात समझ में। तो ये है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक ऐसा स्फेरिकल एरिया जिसके अंदर कोई भी अगर मॉलिक्यूल एंटर होता है तो उसको क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स फील होगा। ठीक है, अब एक काम करिए, नोट्स में से इतना जो पार्ट दिया हुआ है पूरा वहां तक के रीड कर लो अच्छे से। अब हमारा अगला पार्ट है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमें सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये कॉन्सेप्ट समझना है हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। हमको ये अगर थ्योरी समझ में आई तो ही समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन असल में होता क्या है। ठीक है बेटा, ध्यान दो। एक बीकर है, इस बीकर में पानी बोलो, लिक्विड बोलो, कुछ तो भी इस तरह से एक भरा हुआ है। चलो ठीक है, ब्लू लाइन के नीचे पूरा लिक्विड है, इमेजिन कर लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां एक मॉलिक्यूल लेता हूं जिसका नाम ए रहेगा। एक मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम क्या रहेगा? ए। और मैं इसके आसपास पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता हूं। बहुत बड़ा हो जा रहा, छोटा कर। तो इसके आसपास मैंने बनाया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब यह हुआ, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले हर एक पार्टिकल क्या करने वाला है? उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये उनको अपनी तरफ खींचेगा, ये वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो चलो ठीक है, मैं बोलूंगा देख, ये पार्टिकल को इधर के मॉलिक्यूल्स किधर खींचने वाले हैं? इधर राइट साइड के मॉलिक्यूल्स, इधर ऊपर के मॉलिक्यूल ऊपर, इधर के मॉलिक्यूल नीचे, इस तरह से, 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 इस तरह से। अगर वो मॉलिक्यूल ए देखेगा मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इधर कितने मॉलिक्यूल्स है, तो बोले 100। ऊपर कितने हैं? 100। सामने कितने हैं? 100। पीछे कितने हैं? 100। नीचे कितने हैं? 100। लेफ्ट में कितने हैं? 100।
टेढ़ा देखा तो 100, नीचे टेढ़ा देखा तो 100। हाँ वेरी गुड। तो हर जगह कितने हैं? 100। अब ऐसा है कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करेंगे? 100, अब 100 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ये इधर राइट वाला मॉलिक्यूल बोलेगा मैं ले रहा हूं, ए मॉलिक्यूल को मैं लूंगा, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। इधर लेफ्ट वाला बोलेगा नहीं मैं ले रहा है ना, ऊपर वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, नीचे वाला इधर खींचेगा, आगे वाला पीछे खींचेगा, पीछे वाला आगे खींचेगा, नहीं पीछे वाला पीछे खींचेगा, आगे वाला आगे खींचेगा, पीछे वाला पीछे खींचेगा, सब अपने 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 तरफ खींचेंगे। अब मुझे एक बात बता कि मॉलिक्यूल ए को कुल मिला के फिर कितना फोर्स फील होगा? 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड बोलते अपन, अच्छा फिजिक्स की लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम, तो वो पूरा तरफ से इक्विलिब्रियम में है, इसी वजह से वो कहीं भी फोर्स फील नहीं करेगा, वो नेट फोर्स उसका क्या रहेगा? 0। ठीक है, फिर मैंने एक पार्टिकल ये पकड़ा, एक मॉलिक्यूल ये पकड़ा, इस मॉलिक्यूल का नाम है मॉलिक्यूल बी, और अब मैं इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता हूं। मैंने ये बनाया मॉलिक्यूल बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जस्ट अ मोमेंट। मॉलिक्यूल बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा पानी में है, आधा हवा में है। अच्छा एक बात बता, मॉलिक्यूल्स जो आपके किसके? पानी के, सब इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ये इधर खींचेगा, 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 है ना? सब इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। मगर पानी के मुकाबले यहां एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा कम है। उतने एरिया में अगर यहां पर 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, तो एयर के कितने होंगे? 1 या 2 मॉलिक्यूल होंगे वहां पे। तो इस 1000 के मुकाबले वो 1 और 2 की गिनती क्या कर रहे हैं अपन? कोई काम किएगी क्या? नहीं। तो तुमको नहीं लगता कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जब उसको अपने अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये जो बी मॉलिक्यूल है वो किधर फोर्स फील करेगा? नीचे की तरफ। इस बार वो बैलेंस्ड फोर्स फील करेगा क्या? नहीं, इस बार वो नीचे की तरफ फोर्स फील करेगा। और अब उसको अपनी पोजीशन फिर भी बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जद्दोजहद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, है ना? मान ले तुम्हारे हाथ में कोई एक वजन है, ऐसा एक वजन है, एक बंदा उसको ऊपर से खींच रहा, एक बंदा ग्रेविटी वजन उसका नीचे खींच रहा। मान लो इस वजन, इसका जो वजन है 10 किलोग्राम वेट है, ये जो मेरे हाथ में वेट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम वेट। तो ऑफकोर्स अगर मैंने हाथ ढीला छोड़ दिया तो ये तो नीचे चला जाएगा। मगर तुम्हारी मदद के लिए एक बंदा उसको 10 किलोग्राम वेट का फोर्स ऊपर लगा रहा और उसको क्या कर रहा है? ऐसा होल्ड करके रख रहा। तो मैं बोलूँगा ना ये चीज़ नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, वहाँ इक्विलिब्रियम में ये हाल यहाँ पर हुआ था, है ना? मगर अब इस बंदे ने अपना हाथ हटा दिया, तो अब ग्रेविटी क्या करेंगी? नीचे खींचेगी। तो अगर ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी तो उसको उस पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल, है ना? भारी चीज अपन लेते, जैसा मान लो कोई भारी चीज अपन ऐसा रखते तो हाथ ऐसा कांपता अपना, अपन क्या कर रहे? स्ट्रगल कर रहे उसको उस जगह पे मेंटेन रखने के लिए। इसी स्ट्रगल को फिजिक्स में क्या कहा जाता है? वर्क, क्योंकि वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, है ना, इन ऑर्डर टू होल्ड दिस। वर्क कैसे हो रहा? मैं कहा बोले वर्क कैसा? एनर्जी का लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो रही, लॉस हो रहा है ना? अगर मान लो आप कुछ है नहीं, मान लो आप खाए पिए नहीं कुछ, है ना, 10 दिन से तुमको कुछ खाने को नहीं दिया मैंने, है ना, भुक्का रखा बस मैंने तुमको, फिर तुम्हारे हाथ में एकदम बड़ा सा एकदम 25 किलो का वेट ला के दे दिया, लो होल्ड करके रखना, या 10 किलो का वेट ऐसे ही होल्ड करके रखना। एक ज़माने में जब मारा पीटी अच्छी चलती थी तो मैं बच्चों को एक देता था सज़ा, कुछ ज़्यादा नहीं, हल्की सी ईंट रहती थी, 2 हाथ पे रखने लगाता था ऐसा, मतलब हाथ नीचे नहीं होना, बस नीचे बहुत तो तेरे को बैठेंगी पैर पे जब करके, है ना? तो इसमें हल्की सी, ज़्यादा नहीं, किताब भी रख ली तो काफ़ी हो जाता, इसको मेंटेन नहीं रख सकते अपन, हाथ थोड़ी देर के बाद यूँ करके काँपते ही है वो, है ना? ये कभी ना कभी सज़ा तो भुगती होंगी, भुगते क्या? हाँ, ये बहुत बॉयज़ में तो हुआ होगा ना अक्सर, नहीं भुगते। चलो फिर आज शुरू करते हैं अपन, क्या ना? किसने अभी तक के फील नहीं किया? बताओ कौन फील करना चाहता है?
हाँ साथ बहुत मुंडी हिला रहा था, बिल्कुल नहीं बोले। चल साथ तेरे से शुरुआत करते। तो खैर जब आप ये ऐसा रखते हैं तो भाई आपको क्या है, उस पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए एनर्जी लॉस करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है ना। एनर्जी क्या है, यूज़ करना पड़ रहा है। मतलब इस चीज़ के पास एक एनर्जी दे रहा है आप उसे, मतलब उसके पास एक एनर्जी है। और ऐसे पोजीशन बरकरार रखने के लिए जब किसी के पास कोई एनर्जी होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब आपको कोई खींच रहा है मगर आप अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं उस पोजीशन पे, मतलब वो आपके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अब हो क्या रहा है, ये बी मॉलिक्यूल को लगातार नीचे खींचने की साजिश हो रही है, उसको लगातार नीचे 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 खींचने की कोशिश की जा रही है। मगर बी मॉलिक्यूल बोल रहा अपने आप को वहां पर क्या कर रहा, स्ट्रगल कर रहा, वेट अपने आप को वहां पर मजबूती से कायम रख रहा, अपने आप को वर्क कर रहा है वहां पर वो मेंटेन करने के लिए। मतलब बी मॉलिक्यूल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। अच्छा ठीक है, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है जो थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, सी मॉलिक्यूल। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैं अगर बनाऊंगा, अगर मैं इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊंगा तो देखो वो ऐसा बनेगा। पानी के सारे मॉलिक्यूल्स उसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, हाँ जी खींचेंगे। तो पानी के सारे मॉलिक्यूल्स उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अभी भी आप देख कर ही बता सकते हैं कि सर उसको जो फोर्स फील हो रहा है, उसको जो फोर्स फील हो रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही कम होते हैं, उनको ना ही बोले तो कुछ अच्छा है। भाई बाकी पानी के जो मॉलिक्यूल्स है मैं देख रहा हूं कि नीचे की तरफ अभी भी ज़्यादा का फोर्स लग रहा है। तो इस मॉलिक्यूल को भी क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को भी क्या है कि भाई मैं बोलूँगा नीचे की तरफ फोर्स फील हो रहा होगा, है कि नहीं। मगर ये फिर भी क्या कर रहा है, अपने आप को उस जगह पे मेंटेन कर रहा है। इसकी टांग पकड़ पकड़ के तुम नीचे खींच रहे हो, आजा नीचे, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इतनी ऊपर, मगर ये फिर भी आपको उस पोजीशन पे मेंटेन कर रहा है। क्यों मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक लेयर बना दूं ऐसी, एक लेयर बना दूं मैं ऐसी, तो इस लेयर के सभी मॉलिक्यूल्स, लेयर के ऊपर ये लाइन जो खींचा ना मैंने, तो लेयर के सभी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर, इन सभी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ही सही बाहर आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी बाहर आ गया तो मतलब फोर्स जो आपका बैलेंस था वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। बात समझ रहे आप। मैंने ये जो लाइन खींचा, शायद मैंने ज़्यादा नीचे खींच लिया, मगर बताने के लिए, समझने के लिहाज से ऐसा है कि ये एक ऐसी लाइन है, इस लाइन के ऊपर के सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि इनको अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है, मेहनत करना पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इन सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी मदद से वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, उस जगह पे मेंटेन करके रख रहे हैं, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। ऐसे लेयर को बोलते हैं सरफेस फिल्म। ऐसे लेयर को क्या बोलते हैं अपन, सरफेस फिल्म। तो ऐसी लेयर को कहा जाता है सरफेस फिल्म। ठीक है, सरफेस फिल्म के सभी मॉलिक्यूल्स को बार बार नीचे कोशिश की जा रही कि नीचे लेके आ जाऊं मैं इनको। अच्छा एक बार मान लो एग्जांपल के तौर पे, ऊपर सरफेस फिल्म में या ऊपर की सबसे ऊपर वाली सरफेस पे कुल मिला के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कुल मिला के 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं देखूं उसमें से इस मेरे फोर्स की वजह से 10 मॉलिक्यूल्स अगर नीचे आ जाए तो अब ऊपर कितने रह जाएंगे, 90 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तुमको नहीं लगता कि ऊपर क्वांटिटी जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई, कम हो गई। अगर मान लो उनके वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम हो गई तो उनका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। अब जहां 100 मॉलिक्यूल्स फैले हुए थे, अब उतने में क्या हो जाएंगे, 90 मॉलिक्यूल्स है। मैंने और 2-3 और 20-30 और खींच डाला तो 60-70 मॉलिक्यूल्स, और 2 खींच डालो 10-20 तो बोले और कम हो जाएंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए कि ये जो मॉलिक्यूल्स को बार बार नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है, इससे फर्क क्या पड़ना है, लिक्विड का जो सरफेस एरिया है, ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ या ना, है ना। एक एक चीज़ को मैं लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे, स्टोरी है तुमको मेन, धीरे धीरे आ रहा हूँ, फिर बाद में तुमको समझ में आएगा आखिर में।
क्या था, इसको कोई भी फोर्स फील नहीं हो रहा था। सरफेस फिल्म के सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे तरफ फोर्स फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उनको नीचे खींचना चाह रहा है ना, मगर फिर भी आप लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं। अगर नीचे खींचने वाले अगर कामयाब हो जाते तो क्या होता, मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाते, पानी के सरफेस पे हट के अंदर आ जाते थे, उससे क्या होता था, सरफेस एरिया कम हो जाता था। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां साजिश की जा रही है कि लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाए। बात समझ रहे क्या आप? यहां क्या चीज की साजिश चल रही है कि किसी तरह से हम इनका सरफेस एरिया कम कर दे, और ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लिक्विड, और ये अंदर से साजिश क्या चल रही है, सरफेस एरिया कम कर दें, है ना। मगर लिक्विड बोलता है नहीं, मैं वहां पर से नहीं आऊंगा अंदर, मैं अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश करूंगा उल्टा। तो यहां पर लिक्विड को सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। साजिश काय की चल रही है, सरफेस एरिया कम करने की, और आप क्या कर रहे हैं यहां पर, है ना, आपने आपको मेंटेन करके सरफेस एरिया को बड़ा हुआ रख रहे हैं, है ना। ऐसा किस जगह पे होता है, ऐसा एक्चुअली किस जगह पे होता है, ऐसा होता है स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन में। स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा कोई रबर का शीट है, बलून होता है ना, बलून है कि नहीं, एक ऐसा रबर का शीट है, मेरे पास तो नहीं है रबर का शीट, तो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं रफली, कि भाई ऐसा मैं मान के चलूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो शीट है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये एक इलास्टिक चीज से बना हुआ है, स्ट्रेचेबल जीन्स आती है जैसे कि, या रबर की चीज से बना हुआ है। अब ऐसा है कि इसका सरफेस एरिया कम है फिलहाल, अब अगर मैं इसको खींचूंगा तो उससे पॉसिबिलिटी क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तुमको नहीं लगता कि उसके अंदर पैदा हुआ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये खींचने की वजह से स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो पैदा हुआ रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिसिटी में जो होता है, इसको वापस से सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा होगा। अरे अंदर जो फोर्स पैदा होगा वो क्या कोशिश कर रहा होगा, सरफेस एरिया कम हो जाए, है ना। अब अगर ये इलास्टिक फोर्स बार बार कोशिश कर रहा है किसी तरह से कि सरफेस एरिया कम हो जाए, सरफेस एरिया कम हो जाए, मगर ये अगर अपन मेंटेन करके रख रहे हैं इसको, ऐसा मतलब आप उसको मेंटेन करने में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं इसको, आप पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं इसको मेंटेन करने में। तो बोले भैया पानी की सरफेस भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, उसके अंदर के जो फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो कोशिश क्या करते हैं कि सरफेस एरिया कम किया जाए। अरे भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे तुम, है ना। एक इलास्टिक शीट है, मैंने क्या कहा कि मेरे पास अगर कोई इलास्टिक शीट है ना, एक रबर की बनी हुई या कोई भी है ना बलून की शीट है, मैं उसको अगर फैला रहा हूं तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ या ना। अरे भाई समझ रहा कि नहीं समझ रहे बात। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या साजिश कर रहा है कि ये इतना जो फैला है ना, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, जरा लिमिट में आ जा, तू अंदर आ जा वापस से। मतलब वो क्या कोशिश कर रहा है, उसके सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है, अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, उसके सरफेस एरिया को बड़ा करने में या बड़ा रखने में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। तो वैसे ही खेल यहां पर है, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस क्या कर रहे थे, अंदर अंदर खींच रहे थे ना उसको, मगर ये अपने आप को उस जगह मेंटेन रखने में क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, ये भैया मैं तो नहीं आऊंगा। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा था, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा था, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा था। और ये जो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लेने के लिए कहा कि देखो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बताने की कोशिश किया कि देखो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, तो ये बताने के लिए मैंने क्या किया आपको, देखो आपको क्या किया मैंने अपने दोनों हाथों से क्या लगाया, फोर्स। एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन करो कि उस इमेजिनरी लाइन को आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और मैंने कहा देखो ये हमारा स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। तो सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया मालूम क्या, आप सरफेस टेंशन को समझना चाहते हैं तो कोई भी एक सरफेस
लिक्विड के सरफेस को इमेजिन करो, मान लो मैंने एक गोल लिक्विड का सरफेस इमेजिन किया और उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। ये क्या करा मैंने, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तो उस पर जो है ना दोनों साइड से टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे होंगे दोनों साइड से टेंजेंशियल फोर्स लग रहे होंगे। इस इमेजिनरी लाइन की लंबाई अगर L है तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे सरफेस टेंशन कहा गया है, इसे सरफेस टेंशन कहा गया है। बोले इस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ के वजह से सरफेस में एक तनाव पैदा हो गया, सरफेस में क्या पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया, और ये तनाव के वजह से क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, जिसमें सभी मॉलिक्यूल्स को है ना अंदर खींचने की साजिश की जा रही है, मगर वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं उस पोजीशन पे। तो बोले इससे हमें कोई फर्क पड़ता क्या, इससे कोई फायदा होता क्या? जी हाँ, बहुत बड़ा फायदा होता। बोले कैसा? अगर ये इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है, अगर ये इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है तो उस पर भारी से भारी वजन है ना, ऐसा जहां रखे आप वहीं रख सकते हैं, है ना। अगर इसके ऊपर मैं कोई पत्थर रख दूं तो ये कपड़े में गड्ढा नहीं होगा, गड्ढा इन द सेंस वो ऐसा झूलेगा नहीं, ये एकदम वहीं ऐसा फ्लैट सरफेस रहेगा और ये उसके ऊपर यहीं पर रखा जाएगा, है ना। अगर मैं अच्छा खासा भारी भरकम चीज़ कुछ भी, जैसा फॉर एग्जांपल पकड़, जस्ट अ मोमेंट ना, हाँ रख इसके ऊपर। तो अगर मैं यहां पर रख रहा हूं तो देखो ये इसके ऊपर आराम से इस तरह से छोड़ दे, ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसा था, स्ट्रेच था। और वहीं अगर मैं इसको लूज छोड़ दूं थोड़ा सा, अभी रखो, छोड़ना नहीं है, मगर तो क्या हो रहा, क्या हो रहा, अंदर चले जा रहा ना, नीचे झूल जा रहा ना, ये इस पोजीशन पे मेंटेन हो पा रहा क्या? नहीं, अंदर जब जा रहा है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ही, सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी का इस तरह से बिहेव करना, एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना, इसी प्रिंसिपल के वजह से ही जो मकड़ी होती है, मच्छर होते हैं, जो कीड़े होते हैं, है ना, वो पानी के ऊपर आराम से चल पाते हैं। इसी कंसेप्ट के वजह से ही हम लोग डेड सी में, काय में, डेड सी में आराम से फ्लोट कर पाते हैं बिना डूबे। तुम अगर मर्जी भी चाहे तो डूब सकते डेड सी, है ना। तुम अगर सोच रहे होंगे मैं सुसाइड करता बोले जाके डेड सी में, है ना, तो भाई डराने के लिए ठीक है, ख्याल अच्छा है ना, कि वहां मरने का नहीं इंसान। आप जाके कूद जाओ पानी में, आपका बॉडी इतना आधा पार्ट, ये कम से कम 1/3 पार्ट ऊपर का ऊपर ही फ्लोट करता है, ऐसा है ना, मुंडी बाहर ही रहेंगी। हाँ, तुमको जबरदस्ती फिर भी करना है तो पैर नहीं, मुंडी अंदर करो, पैर ऊपर करो। खैर, तो खैर मैं ये बात बता रहा था कि ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन के लिए। आपने देखा होगा कि एक जमाने में जब यहाँ के जो कहा जाएगा ऑफिसर्स बोलेंगे या फिर यहाँ मंत्री संतरी जो भी बोलेंगे, जब थोड़े से कहा जाएगा, थोड़े से क्या बोलना चाहिए उसको, जिम्मेदार होते थे, जिम्मेदार हुआ होते थे, तो सर्दी के मौसम के बाद या सर्दी की मौसम की स्टार्टिंग में जब बारिश का मौसम खत्म होता था, वो एक केरोसिन का स्प्रे लेके पूरा घूमता था। अभी भी घूमता क्या वो? अब नहीं देखने को मिलता है ना, मगर तुमने देखे वो धुआं लेके घूम करता पूरे शहरों में, पूरे सिटी में, गलियों में, है ना, धुआं करता, वो केरोसिन स्प्रे रहता हो। अब वो पूरा करता ऐसा केरोसिन स्प्रे, तुमको लगता है मच्छर मर जाते हैं, नहीं, वो मच्छर मारने के लिए नहीं है, है ना। वो क्या करता कि जो मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर्स में। वो एग्जैक्ट बायोलॉजी मैं नहीं जानता पूरी इसकी, मगर जो मैंने मेरे प्रोफेसर से सुना, जो भाई के ऊपर क्या करते हैं, वो जो पानी की लेयर है, सरफेस है, उसके ऊपर ये मच्छर अंडे देते हैं और ये उसके ऊपर ऐसा तैरते हैं, है ना। जब वो केरोसिन आप स्प्रे करते हैं तो पानी में जब वो मिक्स होता है तो उससे पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। पानी का सरफेस टेंशन क्या होता है? कम। अब वो पानी का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो अंडे जो ऊपर तैर रहे थे फर्टिलाइज होने के लिए, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। अब पानी के अंदर डूब जाने की वजह से वो एग्स जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाते, उसमें से मच्छर बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा उनके उस पर कंट्रोल किया जाता है। यही जो तालाबों पे छिड़काव किया जाता था, है ना, कि भाई पहले जैसा आप मालूम बारिश का मौसम हुआ तो तालाब के ऊपर, जैसा देखते हैं अपन, नदी तो अपने नाले बने हुए हैं, गंदे गंदे पानी वहाँ थमे हुए हैं, तो वहाँ पर पहले उसके ऊपर क्या करते थे, छिड़काव करते थे, ताकि वहाँ का सरफेस टेंशन कम हो और उसमें वो जो चीज़ें हैं, जो लार्वाज है, उनके वो डूब के ख़त्म हो जाए। ये ऐसा किया जाता था। कपड़े धोने के लिए भी, अभी भी कपड़े जो हम लोग धोते हैं, कपड़े धोने के लिए हम लोग क्या ऐड करते?
डिटर्जेंट, सर्फ, या फिर पानी को बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ही कोई गंदगी ज़्यादा है, चिकट है ना, एक आदमी भाई एक आध हफ्ते से जीन्स नहीं निकाला, तो भाई अब अगर ऐसा कोई भाई बंदा है तो उसको भाई गर्म पानी में धोना पड़ता कपड़े उसके, है ना, बोलते हैं अब तो गर्म पानी में धोना पड़ेगा, वालिदैन बोलते होंगे, वालिदा गर्म पानी में धोना पड़ेगा, इतना चिकट करके रखा तूने। तो वही ऐसा है कि अब आपको गर्म पानी में धोना पड़ रहा, क्यों? गर्म पानी से फ़ायदा क्या हो रहा है ना, आपका सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाता है। सर्फ डालने से पानी फ़ायदा क्या हो रहा, सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो फैब्रिक्स का जो गैप है, फैब्रिक का जो गैप है जहाँ पर डर्ट जाके जमा हो जाती, पानी उसमें घुस नहीं पा रहा था, अब वो पानी घुस के उसको क्या कर सकता है, वो डर्ट को बाहर निकाल सकता है। ये फ़ायदा होता है आपका सरफेस टेंशन, ये जो आप डिटर्जेंट डालते हैं, पानी गर्म करते हैं, सरफेस टेंशन कम किया जाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा क्या? पानी का सरफेस हमेशा क्या करता, अपना सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करता, हालांकि कोहेसिव फोर्स क्या करते हैं, उसको अंदर खींचने की कोशिश करते हैं ना। वो एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को एक किसी पोजीशन पे कायम करने की कोशिश कर रहा है, मगर रिश्तेदार, ये घर वाले सब उसकी बार बार क्या कर रहे हैं, दोस्त अहबाब उसको टांग नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। तो ऐसे बंदे की कहानी है वो सरफेस टेंशन। तो भैया ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। हम ऐसा देखो, मैंने आपको जब सरफेस टेंशन इस कपड़े पे इमेजिन करने के लिए कहा था, मैंने बोला स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कपड़े पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया था। कपड़े पे मैंने क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। तो वही टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब ऑन दैट बेसिस में ये देखो इक्वेशन आया मेरे पास सरफेस टेंशन का, T इज इक्वल्स टू F/L। ऑन दैट बेसिस मैं इसका ऐसा यूनिट बता सकता हूं, है ना, क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन बता सकता हूं मैं, M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1 क्या हो जाएगा, बोलो भाई, M1 L0 T माइनस 2, M1 L0 T माइनस 2। आया समझ में? फिर एक और टर्मिनोलॉजी है जो इसी से जुड़ी है, उसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी क्या होता है? अक्सर बोलते हैं अरे सर वर्ड आ गया, इसका डायमेंशन M1 L2 T माइनस 2 होता होगा। अरे नहीं बेटा, सब्र कर। सरफेस एनर्जी क्या चीज है उसको समझो बेटा। सरफेस एनर्जी क्या चीज है? अभी अभी मैंने क्या बताया कि सरफेस फिल्म को, है ना, कोहेसिव फोर्स ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इसको साले को नीचे खींच डालो, उसको, ये मॉलिक्यूल को नीचे खींच डालो, ये इधर लाओ, बहुत ज्यादा उड़ रहा हवा में, है ना, इसको नीचे ला लो, ये कोशिश कर रहे हैं। मगर ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और इस एनर्जी यूज करने को हम लोग क्या कहते हैं, वो वर्क कर रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया बाय द सरफेस मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन इट्स पोजीशन, टू मेंटेन इट्स पोजीशन, मगर टू मेंटेन इट्स पोजीशन से बेहतर है टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। बोले इंक्रीज, वो बढ़ा रहा थोड़ी, अरे एक तरह से बढ़ा ही रहा है। बोले कैसा, अरे कोशिश तो वही कर रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, कोशिश तो वही किया जा रहा है ना कि भैया यहाँ पर उसका क्या किया जाए, मॉलिक्यूल्स का नीचे खींच, मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच लिया जाए, सरफेस एरिया कम कर दिया जाए। अगर ये अपने आप को मेंटेन ना करे उस जगह पे तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो वो सरफेस एरिया को कम नहीं होने दे रहा, इसका मतलब वो एक तरह से क्या कर रहा है, उसको बड़ा हुआ रख रहा है, बढ़ा रहा है कि कोशिश तो क्या कर रही है, किया जा रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं ना कि अब एक कहावत आजकल चल रही है, मनी सेव्ड टुडे, है ना, इज मनी अर्नड टुमारो। ये आजकल बड़ा चलता है। तुम अभी इस बात पे अभी फोकस नहीं करेंगे, जब तुम्हारे पे बोझ आएगा, है ना, कमाने का, ये चीज़ों का, है ना, तब समझ में आएगा ये कितना मायने रखता है। मनी सेव्ड टुडे इज इक्वल टू मनी अर्नड टुमारो करके पैसों की बचत करो, है ना। तो भाई अब ये सिचुएशन तब आती है। तो अगर आप आज किसी चीज़ को बचा के रख रहे हैं, ये इस तरह से है कि उसको आपने आगे जाके अर्न किया है, यानी बढ़ाया है अपनी प्रॉपर्टी में। हालांकि बढ़ाया है क्या, नहीं, बस आपने उसको जतन करके रखा है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर सरफेस एरिया को तुमने जतन करके रखा है, कोशिश कर रहे हैं, साजिश चल रही है, घर वाली सोच रही है कि इसको मैं भाई शॉपिंग कर लूं, है ना, मगर आप किसी तरह से बचा के रख रही है। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है तो खैर
ये क्या है कि आप किसी तरह से इसको बचा के रख रहे हैं। तो मनी सेव्ड टुडे इज इक्वल टू मनी अर्नड टुमारो, तो है ना भाई, म्यूट करना पड़ेगा इस बात को। तो खैर, अब ऐसा है कि बिल्कुल वैसे ही कोशिश की जा रही है, मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचा जाए, सरफेस एरिया कम किया जाए, मगर ये अपने आप को बरकरार रख रहे हैं। एक तरह से वो सरफेस एरिया को कम होने से बचा रहे हैं, मतलब उसको सरफेस एरिया उन्होंने बढ़ाया हुआ है, ऐसा इस तरह से। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। कि जो वर्क करना पड़ता है आपको सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऑन पर यूनिट एरिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। अब इसका ऐसा यूनिट अगर मैं पूछूं तुमसे क्या आएगा, तो ये वर्क डन का होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका डायमेंशन पूछ लूं तो तुमसे क्या आएगा फिर, डायमेंशन इसका m1 L0 T-2, सेम डायमेंशन आने वाला है, क्योंकि जूल का होता है m1 L2 T-2, है ना, और वो आ जाएगा m1 L0 नीचे m स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा फिर m1 L0 T-2। आई बात समझ में आपको ये चीज? ठीक है, तो ये था आपका सरफेस टेंशन ऑफ द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, सरफेस एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। मेरे भी एग्जाम में आया था, मुझे याद अच्छे से, आगे चीज़ नहीं बोलूँगा मैंने कितना लिखा था। चलो रीड करो फटाफट। अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक यू शेप फ्रेम लेता हूं। ये दिख रहा है यू शेप फ्रेम, जिस पर एक मूवेबल रॉड है, आगे पीछे मूव हो सकता है। उस रॉड की लंबाई यहां से यहां तक के एल है, सिर्फ यहां से यहां तक के। मैंने इसको एक सोप सॉल्यूशन में डुबाया और मैंने बाहर निकाला, तो मैं ये देखता हूं कि इसके ऊपर एक सोप की फिल्म आ गई है। होता है ना, अपन क्या करते हैं, वो डुबा के सॉल्यूशन में, है ना, बलून्स बबल्स बनाते, सॉरी, तो बस वैसे ही कुछ खेल यहाँ पर है। तुमने इसको इस तरह से डुबाया, तुमने वो नोटिस किया उस पर जो एक फिल्म आ जाती, बस वही फिल्म यहाँ पर आ गई। ओके, अब ऐसा है कि अब जैसे हम लोग देखें कि भैया यहाँ तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या हो जाती है कि भाई हमेशा वो सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है ना। लिक्विड में सभी कोहेसिव फोर्स की क्या टेंडेंसी है लिक्विड की, कि भैया सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है। तो अब ये भी क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बट ये तो स्ट्रक्चर रिजिड है, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं, मगर ये अपनी जगह से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं देखूंगा यहां पर फोर्स फील होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन दिस रॉड। ओके, ठीक है, फोर्स ड्यू टू surface tension on rod of length small l is force due to surface tension, force है F due to surface tension on rod L क्या होगा। देखो surface tension का फॉर्मूला क्या है, surface tension का बेसिक फॉर्मूला F अपॉन L, है ना, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मगर ये पर यूनिट लेंथ पे है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा एल लेंथ पर फिर कितना लगेगा, तो एल को उधर ट्रांसफर करो। तो ये क्या हुआ फिर, ये हुआ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द लेंथ एल। जैसे मान लो कि एक वायर है, एक रॉड है 10 मीटर लंबा है, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, एक रॉड है 10 मीटर लंबा है, उसके 1 मीटर के टुकड़े को कितना फोर्स लग रहा, 1 मीटर के टुकड़े को कितना फोर्स लग रहा, टी फोर्स लग रहा, इसको कितना फोर्स लग रहा है, टी। तो पूरे रॉड को कितना फोर्स लगेगा, तुम क्या करेंगे, पूरे रॉड को की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही मैंने 1 मीटर की लंबाई को इतना फोर्स लग रहा, पूरे रॉड को कितना फोर्स लगेगा, आप एल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मैं बोलूंगा पूरे रॉड पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझे ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो इसी तरह से इस रॉड पे
फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या रहेगा? आप कहेंगे T इंटू एल, मगर मैं बोलूंगा नहीं, ट्वाइस T इंटू एल। कौन बताएगा ये 2 क्यों आया? देखते हैं भैया किस में है वो तेज नजर की 2 यहां क्यों आया? हाँ मुनज़्ज़ा, नहीं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये जो सोप फिल्म फॉर्म हुई ना, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहां पर ट्वाइस TL होगा, नॉट जस्ट TL। कौन सा? फिर से बोलो। ये, हाँ, ये ऐसा थोड़ा करीब पहुंचे थे तुम उस जवाब के, फिर थोड़ा बहक गए उधर से वहां पर से। ट्वाइस L क्यों लग रहा? ट्वाइस TL क्यों लगा? हाँ बोलो ना 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 ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, हाँ अरे जोर से बोल। हाँ तो सोप सॉल्यूशन का क्या, उसके वजह से जो सरफेस टेंशन T आया ना सोप सॉल्यूशन के जैसे, तो मैं बोलूंगा किसी भी L लंबाई पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना लगता है? TL। L लंबाई पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना लगता है? TL। मगर यहां मैं क्यों बोल रहा हूं ट्वाइस TL? क्योंकि यहां पर 2 सरफेस है। ये फोर्स कहां पैदा होता है? सरफेस पे, और यहां पर 2 सरफेस है। बोले कैसा? एक सामने वाला और एक पीछे वाला, है ना। जैसे कि तुम मान लो ये, अगर ये दरवाजा है, ये खिड़की है, स्लाइडिंग डोर, ये स्लाइडिंग डोर है। अगर तुम इस स्लाइडिंग डोर को खींचना चाहते हो, मैं इसको एक साइड से अपने हाथ से ऐसे यूं पकड़ के खींच सकता हूं, है ना। और एक क्या हो सकता, दोनों पकड़ के खींच रहा हूं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे तुम? अरे स्लाइडिंग डोर है मेरे सामने, स्लाइडिंग विंडो है, तो मैं अगर एक हाथ से पकड़ के खींच रहा तो TL, और दोनों हाथों से पकड़ के खींच रहा तो ट्वाइस TL, है कि नहीं। तो वैसे ही क्या होता है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स पैदा होता है, वो दोनों सरफेस के साइड से क्या कर रहा है, वो रॉड को अपनी तरफ से पकड़ के खींच रहा है। ये फोर्स सिर्फ कहां पैदा हो सकता है? पानी के अंदर पैदा नहीं होता, वो पानी के अंदर पैदा नहीं होता, वो कहां पैदा होता है? सरफेस पे। इसीलिए पूरा नाम है ना सरफेस टेंशन टॉपिक का, है ना। ये सिर्फ कहां पैदा होगा? सरफेस पे। तो इसकी 2 सरफेस है ना, तो इधर वाला सरफेस जो तुम्हारे सामने है, वो क्या करेगा? रॉड को ऐसा पकड़ के खींचेगा। तो पीछे भी तो सरफेस है, 2 सरफेस है ना इसके। बात समझ रहे क्या तुम? 2 सरफेस है, तो ये फोर्स 2 जगह पैदा होगा, एक सामने वाले सरफेस पे पैदा होगा और पीछे वाले सरफेस पे पैदा होगा। सामने वाले फर्स्ट सरफेस पे कितना होगा? T इंटू एल। पीछे वाले सरफेस पे कितना पैदा होगा? T इंटू एल, है कि नहीं। कुल मिला के कितना हो गया? 2s TL। समझ रहा क्या? ये फोर्स सिर्फ कहां पैदा हो सकता? अरे बोलो भाई, ये सिर्फ फोर्स कहां पैदा हो सकता? सरफेस में। तो इसके 2 सरफेस है ना, इसके 2 सरफेस, एक सामने वाला सरफेस है, पीछे वाला सरफेस है, तो दोनों जगह फोर्स पैदा होगा, इसीलिए ट्वाइस TL। आई बात समझ में? अब ये सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है, तो मगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, मैं यहां लाना चाहता हूं, उसको यहां से उठा के ये नई वाली पोजीशन B'(C' पे लाना चाहता हूं, जो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसकी वजह से? dx। क्या हो जाएगा? dx आपका। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बोले फोर्स कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको इधर सरकाने के लिए? तो बोले देखो, जितने फोर्स से इसको खींच रहा है उतना ही फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स आपको, कम से कम उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इधर खींचने के। आप कोई बोल रहे होंगे सर वो तो उतना अटक ही जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, F फोर्स लगा रहे तो बेटा आपके दिमाग में आई होगी बात, बिल्कुल सही। मान लो ये 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा उसको उधर, कितने फोर्स से खींच रहा? 10 न्यूटन। और आप धीरे 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 धीरे, है मैंने क्या बोला, धीरे 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 उसको दलाना चाहते हैं, एकदम धीरे धीरे, एकदम छल्लू हल्लू। तो मैं बोलूँगा भैया देखो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बोलेगा कम से कम बता। तो सर 10.00001 न्यूटन।
कम से कम, है ना। बहुत सारे जीरो लगा के 1 लगा देगा तो अब बोलेगा इतना न्यूटन। इतने पे अगर मैं फोर्स लगाया, मामूली सा फोर्स ज़्यादा रहेगा और वो धीरे 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 इधर आ जाएगा। तो बोल रहा ना मामूली से ही ज़्यादा रहेगा ना, तो इक्वलिज पकड़ लेना, फिर काय के लिए कैलकुलेशन को गड़बड़ कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप उतना ही फोर्स लगा रहे, तकरीबन धीरे 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 करके आप क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से ला के इधर रखते रहे, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, बोले वर्क डन करना पड़ा हमको इधर से उधर लाने के लिए। तो अच्छा ठीक है, वर्क डन क्या हुआ फिर, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो बोले भाई वो तो होगा फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूँगा ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, ट्वाइस TL इंटू DX, ट्वाइस TL इंटू DX। अच्छा ठीक है, ये क्या हुआ, इस वर्क डन से क्या हुआ, तो ये रॉड इधर आ गया। अच्छा ये रॉड इधर आने से क्या फ़ायदा होगा, अब फ़ायदा ये होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या रहेगा, DA क्या रहेगा, तो बोले ट्वाइस T इंटू DA, सॉरी ट्वाइस A इंटू DX, ट्वाइस इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ट्वाइस L इंटू DX, सॉरी नॉट L इंटू DX। बोले कैसे, अरे भैया देख ये क्या है, पहले एरिया इतना था, बाद में एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, तो ये जो इतना टुकड़ा है ये क्या है, तो बोले ये वो एरिया जो बड़ा है, वो एरिया जो बड़ा है, यानी इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अच्छा कितना है ये, यार ये शेप रेक्टेंगल लग रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं जानता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है L, ये कितना है DX, तो ये है वो L इंटू DX क्या होगा, बड़ा हुआ एरिया, सरफेस एरिया। मगर मैं बोलूँगा नहीं नहीं 2 लिखो, क्यों, इसके 2 सरफेस है, एक सामने वाला सरफेस है उसका एरिया आएगा L इंटू DX, एक पीछे वाला सरफेस है उसका एरिया क्या आएगा L इंटू DX। तो कुल मिला के बड़ा हुआ सरफेस एरिया क्या हुआ, ट्वाइस L इंटू DX। आई बात समझ में। फिर उसके बाद क्या, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर डालो, ठीक है, तुम बोल रहे तो कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर डालो, तो dW अपॉन DA, 2 कैंसल, DH कैंसल, LL कैंसल, बचेगा क्या, सिर्फ T बच जाएगा, है ना। LL कैंसल हो जाएगा, DX कैंसल हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा ये। फिर याद आ रहे यार dW अपॉन DA तो बीच मैंने पढ़ा सरफेस एनर्जी होता है, तो मतलब ये हुआ कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन आर वन एंड द सेम थिंग, है ना, ये सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट। आई बात समझ में। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोलूँगा, मगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिलेशंस पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, तो अच्छे से आप उसको पढ़ दो। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऐसा है कि जब डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना लगेगा। ऐसा है कि देखो यहां पे एक यूनिफॉर्म रॉड इमेजिन करो, यूनिफॉर्म रॉड, मान लो जो ये यूनिफॉर्म रॉड जो है पानी में पड़ा हुआ है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जो पानी में इस तरह से पड़ा हुआ है, और उस यूनिफॉर्म रॉड को आप पानी में से ऐसा बाहर निकाल रहे हो। इमेजिन करो ये यूनिफॉर्म रॉड को तुम पानी में से क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो यहां पर जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो उसको ऐसा टेंजेंशियल लगते हैं। कहां लगता है, ये आखिरी किनारों पे लगता है ना बॉडी के, क्या लगेगा, किनारों पे लगेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, तो जब मैं उसको निकालूंगा ऐसा बाहर, तो पानी का आपका सरफेस टेंशन नहीं चाहता था कि उस चीज़ को बाहर निकाला जाए, मगर फिर भी आप मेहनत करके क्या करते हैं, निकालते हैं। और आप आराम आराम से निकाल रहे हो, तो आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो जितना फोर्स है वो आपको खींच रहा है कि। तो अगर आप देखोगे एक लाइन पकड़ो पानी के रॉड की, ये इधर वाली लाइन, गौर से देखो, इस वाले लाइन को जब आप ऊपर खींच रहे हैं तो पानी की वजह से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा 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 लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा, F = T × L। इसी तरह ये वाली लाइन पे भी लगेगा T × L, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ट्वाइस T × L। आप इसको इमेजिन करना चाहते तो ना ऐसा इमेजिन करो, ग्लू पैड मालूम है ना, वो गोंद वाला पैड आता, या एक फेविकॉल ऐसा गोंद जैसा इमेजिन करो कुछ,
और तुमने इसको ऐसा रख दिया, जब तुम उसको ऊपर उठाते तो वो रेशे नजर आते एकदम ऐसे आते हुए, फील करो ऐसे, इमेजिन करो उससे, हालांकि वो यहाँ भी रहता मगर इमेजिन करो वो सिर्फ यहीं चिपका हुआ है, वो सिर्फ यहीं चिपका हुआ है, और जब वो सिर्फ यहीं चिपका हुआ है और यहीं चिपका हुआ है तो तुम उसको ऊपर उठा रहे, देखो एक फोर्स तुमको ये साइड से लगेगा और एक फोर्स तुमको ये साइड से लगेगा, दोनों को डायरेक्शन सेम है ना, इधर इधर, इसका फोर्स F इक्वल्स टू टी इंटू एल, इसका फोर्स क्या आएगा F इक्वल्स टू टी इंटू एल। तो अब मैं बोलूँगा इस तरह से यूनिफॉर्म रॉड में जिसकी लंबाई L है, क्योंकि इसको जो फोर्स लगेंगे नीचे की तरफ लगेंगे, इसको भी नीचे की तरफ, इसको भी नीचे की तरफ, इसको भी नीचे की तरफ, और इसको कैसे बनाओगे, इसको भी नीचे की तरफ, इस तरह से फोर्स लगेंगे। तो अब मैं ये देखता हूं कि अगर ये रॉड की लंबाई L है तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो रहेगा T इंटू एल रहेगा। कितना रहेगा बेटा? T इंटू एल। चलिए, यूनिफॉर्म रिंग का फॉर्मूला क्या आएगा? एक दो अगर मैं आपको बता दूं तो बाकी का आप खुद ही बताते बैठोगे। अ यूनिफॉर्म रिंग, एक पतली सी यूनिफॉर्म रिंग है, एक पतली सी यूनिफॉर्म रिंग है, वो पानी में डूबी हुई थी, तुम पानी में से उसको बाहर निकाल रहे हो, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा उसकी बॉडी पे, जो क्या करेगा उसको पानी में से बाहर निकलने से रोकेगा, है ना। इसी तरह से ये तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पानी में से बाहर निकलने से रोकेगा उसको। तो रिंग को इमेजिन करो, रिंग को इमेजिन करो, इसके कितने किनारे हैं रिंग के? दो, एक अंदर वाला किनारा, एक बाहर वाला किनारा। तो बाहर वाला किनारा जब वो बाहर निकालेंगे तो बाहर वाले किनारे से जो अटैच पानी रहेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, है ना, एडेसिव फोर्स लगा के, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उस पर लगाएंगे। इसी तरह अंदर के किनारे से जो जुड़ा हुआ पानी का वो है लेयर है, वो भी क्या करेगा, उसको अपने अंदर की तरफ खींचेगा, है ना, तो वो भी फोर्स लगाएगा। ये भी F इजिकल्स टू टी इंटू एल, और अभी ये भी टी इंटू एल। अच्छा, एल क्या होता है रिंग का? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो मैं लिखूंगा ये हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर, टी इंटू 2 पाई आर, यानी F इजिकल्स टू फिर कितना हो जाएगा 4 पाई आर इंटू टी, थिन रिंग के लिए, है ना। और अगर मैं बोलूं ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अ थिक रिंग, थिक रिंग। अब थिक रिंग कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। कहने का मतलब क्या? रेडियस अलग अलग। क्या कहने का मतलब हुआ? रेडियस अलग अलग। तो जब ऐसी थिक रिंग को तुम बाहर निकालोगे पानी से, तो ये अंदर की जो लेयर है, जो किनारा है, जो पानी से अटैच्ड है, उसको अंदर खींचा जाएगा फोर्स। तो फोर्स कितना लगेगा? T इंटू इधर की लंबाई 2 पाई R1, और यहां पर भी फोर्स लगेगा कितना? T इंटू 2 पाई R2। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ट्वाइस पाई T R1 प्लस R2, क्योंकि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई कॉमन निकालो तो 2 पाई R1 प्लस R2। आई बात समझ में आपको? ठीक है। फिर उसके बाद चौथा आएगा डिस्क, मतलब एक प्लेट है या डिस्क है, सर्कुलर डिस्क बोलो, प्लेट बोलो, तुम उसको पानी में से बाहर निकाल रहे हो। तो देखो, इसका तो सिर्फ एक ही किनारा है बाहर की तरफ, तो इसका फिर क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी। एल इंटू टी होता ना, अब इस बार सिर्फ एक ही रहेगा, L इंटू टी। आया समझे? अब इसी तरह से मैं बोलूंगा ठीक है, स्क्वायर फ्रेम, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर फ्रेम है, एक पतला सा जैसा रॉड का बना हुआ स्क्वायर फ्रेम है, जिसकी एक साइड की लंबाई L है, तो भाई कौन बताएगा मुझे F फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला? बोलो बोलो बोलो। 8 साइड आ जाएंगे इसके। देखो, यहां अंदर से कितना लगेगा फोर्स? T इंटू एल। यहां अंदर से कितना फोर्स लगेगा? T इंटू एल। ये अंदर से, ये अंदर से, तो अंदर से कितना हो जा रहा? 4TL, और बाहर से भी 4TL, कुल मिला के कितना हो गया? 8TL।
तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा 8TL। आया क्या समझ में, है ना? ठीक है, चलो अब बताओ स्क्वायर प्लेट। अब अगर कोई स्क्वायर प्लेट रही जिसकी लंबाई L है, हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोले, हाँ वेरी गुड, वो हो जाएगा 4TL, क्योंकि अंदर का कोई है नहीं किनारा, जो कुछ है बाहर है, सिर्फ बाहर बाहर फील होगा उसको फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता ना। तुम देखो तो वो पानी में से वो निकालते, प्लेट बाहर निकालते, है ना? आप घर पे आकर ट्राई करना, बाल्टी में पानी में या टाकी के अंदर क्या करना, प्लेट डालना और उसको ऐसा निकालने की कोशिश करना, देखो तुम वो हार्ड जाएगा एकदम से निकालने के लिए। तो वही है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। आया समझ में? ओके, अब देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है। लेंथ L है, ब्रेथ B है, बोलो बोलो कितना आएगा? 4TL प्लस B, है ना? देख कितने L होंगे, एक अंदर से L, एक बाहर से L, दो, ये भी L अंदर से, ये भी बाहर से, तो कुल मिला के 4TL हो गया। B 40B, तो वह आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? 4TL प्लस B, है ना? 4TL, सबका एडिशन होगा ना सबका, तो L प्लस B। और अगर मैं बोलूंगा ठीक है भाई रेक्टेंगुलर प्लेट, अब बोलो जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, कितना हो जाएगा? ये 2 है L, 2B, 2TL प्लस B। समझाइए? देखो अगर नहीं है कोई लिखा हुआ तो लिख लो इसमें से, एक बार चेक करो सारे के सारे है कि नहीं सब। चलिए अब हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी में देखा कि dW अपॉन dA इज इक्वल्स टू T, therefore dW इज इक्वल्स टू T इंटू dA, या फिर आप बोल सकते हैं डेल्टा W इज इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा A। स्मॉल चेंजेस के लिए आप dA इस्तेमाल करते हैं, लार्ज चेंजेस के लिए आप डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। अब गौर से सुनिए, अब ये वर्क डन, ये क्या बताता है? वर्क डन एक ऐसे लिक्विड का जिसका सरफेस टेंशन T है, सरफेस एरिया डेल्टा A वैल्यू से बढ़ाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो। तो इसमें अगर मैं बोलूं वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, मतलब पहले फॉर्मेशन था कि लिक्विड ड्रॉप का, नहीं, तो उसका रेडियस कितना होगा फिर? पहले 0, तो एरिया कितना होगा फिर? 0। तो मैं बोलूंगा dW या W इज इक्वल्स टू T A2 माइनस A1। अब मान लो कि R2 जो है वो R के बराबर है और R1 जो है वो 0 है, क्योंकि पहले वो ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, तो रेडियस क्या होगा? 0। तो इस हिसाब से जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। याद रखना सरफेस एरिया, वॉल्यूम में और एरिया में तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। वॉल्यूम होता है 4/3πr³, सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो मैं बोलूँगा देखो जब पहले एरिया था ही नहीं या रेडियस था ही नहीं तो 0 हो जाएगा एरिया, बाद में बढ़कर क्या हो गया? रेडियस r। तो वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो ये होता है 4πr² इंटू T, क्योंकि इसके अंदर जो D है, dA है, वो 4πr² के बराबर होता है। इसी तरह से वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ड्रॉप फ्रॉम R1 to R2,
मतलब तुमको क्या करना है इस बार, रेडियस बढ़ाना है। मतलब पहले से वो स्फेरिकल शेप है उसका ड्रॉप का, और तुम तो जानते हो कि साजिश क्या होती है, सरफेस एरिया कम करने की, और तुम तो बढ़ाने की बात कर रहे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस R1 से R2 तक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला फॉलो करता हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब इसको डेल्टा लिखना चाहिए क्योंकि चेंज है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू टी या फिर 4 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि A2 का फॉर्मूला आएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, A1 का फॉर्मूला क्या आएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। 4 पाई को निकालेंगे कॉमन, तो 4 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। चलो अगला, तीसरा, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। ध्यान दो रे, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा 8 पाई R स्क्वायर टी। बोले ऐसा क्यों, अरे मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया फिर से, टी A2 माइनस A1 यही फॉर्मूला है। तो बोले ऐसा क्यों आ रहा फिर आपका 8 पाई R स्क्वायर टी। बोले ऐसा है कि बबल, उसके दो सरफेस होते हैं, उसके अंदर हवा भरी हुई रहती है ना बबल में, ड्रॉप में क्या होता है पानी रहता है अंदर। बबल के दो सरफेस होते हैं, एक अंदर का सरफेस होता है, एक बाहर का सरफेस होता है। तो जब आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो अंदर का भी सरफेस एरिया बढ़ रहा है और बाहर का भी बढ़ रहा है ना। इधर ध्यान देना, क्या स्माइल देते बैठा, है ना। तो अंदर का भी सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बाहर का भी। अंदर का कितना बढ़ा 4 पाई R स्क्वायर, बाहर का कितना बढ़ा 4 पाई R स्क्वायर, कुल मिला के कितना हो गया 8 पाई R स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया 8 पाई R स्क्वायर, इसीलिए वर्क डन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया 8 पाई R स्क्वायर टी। ठीक है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ एयर बबल फ्रॉम R1 टू R2। आपको एयर बबल का रेडियस बढ़ाना है R1 से R2 तक। अब क्या मतलब, पहले कितना सरफेस होगा एरिया पूरे बबल पूरा अंदर बाहर मिला के, तो बोले 8 पाई R1 का स्क्वायर। अच्छा, बाद में फिर कितना हो गया होगा 8 पाई R2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ डालूंगा 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस 8 पाई R1 का स्क्वायर। 8 पाई को उसमें से कॉमन निकाल लूंगा, तो भाई डेल्टा W फिर क्या हो जाएगा 8 पाई टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आ गया समझ में आपको, है ना। ठीक है, तो ये वर्क डन इंक्रीज इन द एरिया। अब देखो यहाँ पे वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। ओके, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R into n identical droplets। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो तुमको पहले बड़े वाला क्या बोला है, एक बड़ा सा ड्रॉप था मेरे पास, बड़ा सा ड्रॉप था, इसका रेडियस कितना था कैपिटल R। जैसी मैंने थोड़ा दर 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 करके वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बिखर गया, कितने n, और वो छोटे ड्रॉपलेट्स का रेडियस शायद स्मॉल r होगा। कभी भी क्वेश्चन में पहले आपको जो बड़ा ड्रॉप है उसका रेडियस दिया रहेगा, बाद में कितना हुआ वो नहीं बताएगा आपको। अब वो ने बोले इतने 64 65 जो भी है उसके अंदर क्या हुआ, इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो बिखर गया। तो अब आपने जो इसको इस तरह से कोलैप्स करे तो इसमें वर्क डन कितना हुआ हमको ये पता लगाना है। तो बोले वो कैसे पता लगाएंगे आप, बहुत आसान है, फिर से वही लेना है T इंटू आपका DA यानी कि A2 माइनस A1। मैं बोलूँगा T इंटू n मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R का स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। बोले समझा नहीं। A1 बोले तो क्या है, बड़ा वाला ड्रॉप, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना है कैपिटल R, तो क्या हो गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब A2 क्या है, वो सारे के सारे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स है, सारे इधर ध्यान दे रहे, तो सारे के सारे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है उनका क्या है रेडियस है स्मॉल r,
ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स है n, तो अच्छा एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स है n, तो भैया ये फाइनल सरफेस एरिया। मगर मैंने क्या कहा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन काय की दी रहेगी, मेरे को काय की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, नंबर ऑफ रेडियस ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का रेडियस दिया रहेगा। स्मॉल r की जानकारी तो मेरे पास है ही नहीं, तब उसकी जानकारी नहीं है तो उसको क्या करेंगे अपन, रिप्लेस करेंगे। जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। बोले कैसे करेंगे भाई, भले ही ये टुकड़े अलग अलग हुए होंगे मगर इनका वॉल्यूम नहीं बदलता, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ छोटे वाले ड्रॉपलेट्स, इनकी वॉल्यूम नहीं बदलती। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल। अब क्या करना है फिर अपने को, देखो कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r क्यूब, तो कैपिटल R क्यूब या कैपिटल R इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ स्मॉल r। यानी आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल r के जगह या कैपिटल R नहीं स्मॉल r की जगह, स्मॉल r के जगह आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय n का पावर -1/3 लिख सकते हैं, n का पावर -1/3 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, ये वैल्यू डाल देते स्मॉल r की जगह पे, फिर चलो डालते हैं फिर। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू कैपिटल T n मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर की जगह ये डालूंगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा और n का पावर अब हो जाएगा -2/3 -4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, है ना। ये समझा बोले आपको, -2/3 कैसे हुआ, क्योंकि स्क्वायर है इसका तो हर एक के पावर में 2 2 2 आ जाएगा, ये कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर होगा तो -2/3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो चीज़ कॉमन लग रही ना उसको निकाल लो बाहर। तो बोले यार सर 4 पाई भी है, R स्क्वायर भी कॉमन, निकाल लो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू T। अब देखो n मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू पावर -2/3, मतलब n प्लस 1 प्लस -2/3 कितना हो जाएगा, ये 1/3, तो n का पावर कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ तो सिर्फ क्या बचेगा -1। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बन के आया, ये आपके पास क्या है बन के डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बन के आया। मतलब एक बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल R रहेगा, मान लो 27 ड्रॉपलेट्स में फट गया अगर वो, तो भैया पता लगाओ कि उसका वर्क डन कितना हुआ। 27 का क्यूब रूट लेंगे, ऐसे ही नंबर रहेगा जिसका क्यूब रूट आसान है, 8 27 64 है ना, ऐसा। तो 27 का जैसे 3 है, 8 का 2 है, 64 का 4 है, तो ऐसा वो नंबर दिया हुआ रहता है और ये वैल्यू डाल के अपन सॉल्व करते हैं। इसका उल्टा है छठे नंबर का, वर्क डन क्या है वो टाइटल मैं देख लेता हूं, वर्क डन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप by n identical droplets of radius small r। इस बार क्या रहेगा बेटा, आपको छोटे 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 ड्रॉपलेट्स है, बारी 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 छोटे छोटे कई सारे एंड आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, उनका रेडियस दिया। पिछली बार बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ था, इस बार छोटे वाले ड्रॉपलेट का रेडियस दिया हुआ है, और ये सब मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनते हैं। तो बोले इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा, तो सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो बोले इससे फर्क क्या में आएगा, पिछली बार आपने कैपिटल स्मॉल r के जगह कैपिटल R की वैल्यू डाले थे, और इस बार क्या करेंगे आप, कैपिटल R की जगह स्मॉल r की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट r रेज़ टू पावर r इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर 1/3 डाल देंगे, तब जाके आप देखते हैं कि भाई आपका जो फॉर्मूला फिर ऐसा बनता 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी n माइनस n रेज़ टू पावर 2/3। सही है ना, ये फॉर्मूला बन गया था, समझा बेटा। तो मेरी राय में ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो, है ना, ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट से ड्रॉप। जब ड्रॉप दिया रहेगा तो बड़ा वाला रेडियस दिया रहेगा, ड्रॉपलेट्स दिया रहेगा तो छोटा वाला रेडियस दिया पड़ेगा। आया आपको समझ में बेटा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं रहा बेटा, दे दो उसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल कल हम कवर करेंगे, साथ ही साथ आगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर भी बढ़ जाएंगे।